सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी के जो एमपीएमएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं, जो उनके वीवीए क्वेश्चंस हैं। आज एक ऐसा सीरीज आप सबके लिए लाया हूं, जो एमपीएमएससी के स्टूडेंट हो काफी गदगद हो जाएंगे इस सीरीज के बाद। ठीक है, इस सीरीज में आपको मिलेगा एक वीवीए क्वेश्चन का एक पूरा मॉडल पेपर, उसके साथ तो सॉल्यूशन, और उसके साथ एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन, एक एक चीज को डिस्क्राइब करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो लेट गेट स्टार्ट विदाउट देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमने जो इंस्ट्रक्शंस है, जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, हमने पहले बता दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी डायग्राम वेयर व्हेन नेसेसरी। साइकोलॉजी में तो कोई डायग्राम का इशू ही नहीं है, कुछ डायग्राम बनाना ही नहीं है, केवल थियरी लिखना है आपको। आंसर्स ऑफ क्वेश्चन इन सब क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन शुड नॉट बी वैल्यू। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप जब कभी आंसर्स लिखो, जब कभी आंसर्स को लिखो, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में ना डालो, आप अपने जो एडमिट कार्ड है या फिर इधर जो चीजें हैं, जो खाली जगह, आप अपने आंसर्स को आंसर शीट में ही लिखे। ठीक है, नहीं तो एक्शन ले सकते हैं वहाँ के जो एग्जाम सेंटर के जो भी वहाँ पे हैं। उसके बाद डू नॉट राइट एनीथिंग मैंने बता दिया था आपको, और स्टूडेंट कैन आंसर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आप लिख सकते हो। ये एक किफायती और एक बहुत मजेदार स्टेप है एमपीएमएससी के द्वारा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो वो क्या हो सकते हैं आपके। सबसे पहले जो आ सकता है वो डिफाइन मेमोरी आ सकता है बेटा। मेमोरी आ सकता है, राइट ऑन द टाइप्स ऑफ मेमोरी। और इसके नंबर की बात करें तो मेमोरी मेमोरी जो 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। फैक्टर्स इफेक्टिव मेमोरी 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद और करके बात करें तो इसमें लर्निंग आ सकता है। मैंने देखो क्वेश्चन को और करके दिया है, क्योंकि क्वेश्चन को मॉडल पेपर ऐसा मैंने सेट किया ताकि सारे क्वेश्चंस मेरे इसमें सबमिट हो जाए, और एक अच्छा मॉडल पेपर, एक अच्छा, एक हाईलाइटेड क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड हो जाए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। और जो ये वीडियो देख के जाने वाला, मैंने फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो में अगर जो देख के जाने वाला पेपर को फोड़ के आने वाला है, ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसके नंबर देख लो आप, 2 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, 8 नंबर के आएंगे। ठीक है, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो यार, पेपर बहुत ईजी आने वाला है। और हाँ, एमपीएमएससी यूनिवर्सिटी पेपर बहुत ईजी देता है, और आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से पेपर लिखना है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, पेपर को कैसे लिख के आना है आपको, कैसे कैसे स्टेप को आपको फॉलो करना है, ताकि आप एक अच्छा लेवल पे मार्क्स आप अटेंड कर सको। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग इसके नंबर्स की, तो 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसमें और करके बात करें तो वो क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो क्वेश्चन आएगा डिफाइन इंटेलिजेंस, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड राइट एनी शॉर्ट नोट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो उसमें डिफाइन मोटिवेशन आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आ सकता है, डिस्क्राइब एनी वन थियरी ऑफ मोटिवेशन आ सकता है। ठीक है, अगर यही बात करें हम लोग इसके नंबर की, तो नंबर हो जाएगा आपका 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ये कितने का आएगा, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर का आ सकता है। ठीक है, अगर और की बात करें इसमें, अगर और की बात करें तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, वो हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में एक्सप्लेन एनी 6 टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विद एग्जांपल। ठीक है, आपको एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करना है। और ये व्हाट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ सकता है, इसके 2 नंबर, 5 नंबर। और उसके बाद जो है राइट डाउन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, रोल नर्स का क्या रोल है, वो 8 नंबर में आ सकता है। डिफाइन परसेप्शन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मैंने 5 क्वेश्चन में जो ऐड किया वो डिफाइन गाइडेंस इन काउंसलिंग है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग है। इसके नंबर्स की बात करें, 4 नंबर, 6 नंबर में पूछ सकता है। और की बात करें, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ये 6 में पूछ सकता है, 4 में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चन है 6 नंबर, शॉर्ट नोट एनी 5 आपको करना है। इसमें आएगा आपका रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजी असेसमेंट, यहाँ पे असेसमेंट मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज क्लाइंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मोटिवेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन है, बॉडी मैन रिलेशनशिप है, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ है। ठीक है, ये हमारे कुछ भी क्वेश्चंस है साइकोलॉजी के। ठीक है, जो एमपीएमएससी के पेपर में आने वाले हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को अब मैं सॉल्यूशन इन सारे क्वेश्चन का मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो का वो है कैमरा है, वो ऑफ होने वाला है, क्योंकि एक एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो कुछ चीजें छिप जाती हैं हमारे उसके पीछे। तो मैं अभी कैमरे को ऑफ करने वाला हूँ। और हाँ,
टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक एक स्टेप, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि भाई एकदम डिप्रेशन में चले गए, मैं साइकोलॉजी का पेपर कैसे क्लियर करूंगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ टेंशन मतलब, साइकोलॉजी का पेपर बहुत ईजी है। आपको मैं स्टेप बताऊंगा कि किस तरह साइकोलॉजी के पेपर को लिख के आना है, कैसे अटेंड करना है, कैसे एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो लेट गेट स्टार्ट विदाउट देर किए हुए, टेंशन मत लेना। बिल्कुल टेंशन लोगे उतना ही पेपर खराब जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, मैं तुमको बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है, सारी चीजों को क्लियर करके आना है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं हूँ। और भाई साइकोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, जितना लोग ने हवा बना के रखा है कि नहीं ये बहुत भारी सब्जेक्ट है, नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था डिफाइन मेमोरी। मेमोरी का जो क्वेश्चन था वो 2 नंबर में आया था, ठीक है। मैंने 2 नंबर में उसको मेंशन किया है। तो मेमोरी क्या होता है एक्चुअली? मेमोरी इज द प्रोसेस बाय विच द ब्रेन इनकोड्स, स्टोर्स एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मन। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डेफिनेशन आप लिखो उससे पहले क्या करो, अकॉर्डिंग टू, मतलब अकॉर्डिंग टू समथिंग रेफरेंस दे दो। किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, उसके कौन से ईयर में दिया था, ताकि एग्जामिनर को चीजें हाईलाइटेड लगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मन, मेमोरी इज द रिटेंशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड द एबिलिटी टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस। देखो, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी को आप एक प्रोसेस मान लो। मेमोरी क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इनकोड करते हैं, और जब चीजें की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे हम लोग चीजों को रिकॉल करते हैं। तो ओवरऑल ये बता सकते हैं मेमोरी एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिटेन करते हैं, रिकॉल करते हैं जरूरत आने पे, ठीक है। ऐसे करके आपको आंसर वहां पे लिख। अगर बात करें यही जो सेकंड है, टाइप्स ऑफ मेमोरी है। टाइप्स ऑफ मेमोरी मैंने फर्स्ट का बी में दिया था, राइट डाउन टाइप्स ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू कोड नंबर, ठीक है। तो मेमोरी क्या, मेमोरी को क्लासिफाई हुआ है कितने कितने टाइप में? 4 टाइप्स में, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ठीक है। जनरली जो होते हैं बुक्स में आप देखोगे तो बुक्स में बहुत से क्लासिफिकेशंस दिए हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं 4 ही होते हैं, ठीक है। सेंसरी मेमोरी क्या होता है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ फ्यू मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स। एग्जाम्पल की बात करें, सीइंग अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड रिमेम्बरिंग इट फॉर अ मोमेंट, ठीक है। देखो, सेंसरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें आप मिली सेकेंड के लिए चीजों को याद करते हो, अपने माइंड में मिली सेकेंड के लिए चीजों को बसाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, सीइंग अ फ्लैश ऑफ लाइट, कोई फ्लैश, जैसे मान लो किसी ने फ्लैश जलाया, ठीक है, जैसे फ्लैश जल के तुरंत बंद हो गया, ठीक है। तो उस टाइम जो मिली सेकेंड में आपके माइंड में जो स्टोरेज बनती है उसी को बोलते हैं हम सेंसरी मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये सेकेंड है, होल्ड्स इंफॉर्मेशन टेम्पोररी फॉर ए फ्यू सेकेंड टू मिनट्स। देखो, ये जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, मतलब फ्यू सेकंड्स के लिए आपके इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। लिमिटेड कैपेसिटी होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। एग्जांपल की बात करें, वो क्या होता है, जैसे किसी का आप फोन नंबर याद कर रहे हो, रिमेम्बरिंग फोन नंबर फॉर शॉर्ट टाइम, तो ये किस में आएगा? शॉर्ट टाइम मेमोरी में आएगा। लॉन्ग टाइम मेमोरी में क्या होता है? देखो, स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, डेज, ईयर्स और लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप इंफॉर्मेशन को बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो अपने माइंड में, जैसे डेज हो गया, ईयर्स हो गए, और लाइफ टाइम के लिए भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे होती है? सबसे पहले सेंसरी मेमोरी आता है। सेंसरी मेमोरी में आपने कुछ चीज को देखा, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में गए, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस चीज को रिपीट किया, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर रिपीट करते 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 लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए। तो ये सब कुछ रिवीजन पे है, आप कितनी चीजों को रिवाइज कर रहे हो ये इस चीज पर डिपेंड करता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। देखो, एक्सप्लिसिट क्या होता है? ये डिक्लेरेटिव होता है। डिक्लेरेटिव मेमोरी कहने का मतलब ऐसे चीजें जो फैक्ट्स हैं, जैसे इवेंट्स हैं, जैसे मान लो कि जो सूर्य है, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं कि जो सन है वो राइज किधर से होता है बेटा? जो सन राइज होता है वो ईस्ट साइड से होता है, तो ये फैक्ट है। ये एक्सप्लिसिट मेमोरी में आपको स्टोर करने की जरूरत है क्योंकि ये फैक्ट है। अगर इम्प्लिसिट मेमोरी में बात करें तो ऐसी चीज जो प्रोसीजरल हो, जैसे आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आप कोई काम कर रहे हो, जैसे स्किल्स और हैबिट्स हो गया, जैसे लर्निंग टू गिव इंजेक्शंस, जैसे आईएम दे रहे हो, आईवी दे रहे हो, तो ये क्या हो गया? अपने बैक, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के आप चीजों को रख रहे हो, वहां पे नई चीज वहां पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी क्या है बेटा? ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है जिसमें आप लोग क्या करते हो, इसमें आप लोग क्या करते हो, इसमें ये करते हो कि आप, जैसे एग्जांपल की बात करें, सोल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम इन योर हेड, जैसे विदाउट पेन पेंसिल के कुछ कॉपी वॉपी नहीं ली हो, लेकिन माइंड में अपना जो है मैथ का कोई प्रॉब्लम को इक्वेशन ही दे दिया, उसे आप सोल्व कर रहे हो, तो ये क्या होता है? ये वर्किंग मेमोरी में होता है। ये क्या होता है?
तो ठीक है, अगर यही बात करें हम फर्स्ट की सी की, जो क्वेश्चन था व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब आपके मेमोरी पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो जो इसमें फर्स्ट आता है वो होता है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। देखो, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन कैसे करता है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो कोई भी चीज अगर आप अटेंशन से कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी मेमोरी में जल्दी वो चीजें, मतलब आप जल्दी उस चीज को इनहेंस करोगे, ठीक है। लेकिन वहीं जब आप कंसंट्रेशन फेल करके, टेंशन फेल करके चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जो सेकंड है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, अगर किसी चीज को आप पढ़ रहे हो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपने पढ़ लिया, जब पढ़ लिया तो आप चीजों को बार बार फ्रीक्वेंट तरीके से रिवीजन कर रहे हो, जब रिवीजन करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी रीइंफोर्समेंट बढ़ जाएगी मेमोरी की, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीजों को जो है अपने लाइफ टाइम पीरियड के लिए अपने मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हो। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ। उसके बाद इमोशनल स्टेट हो गया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया। इमोशनल स्टेट ऐसे आपको इफेक्ट करता है, जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए, लाइक स्ट्रेस हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, कैन आइदर इनहेंस और हिंडर मेमोरी रिकॉल, ठीक है। देखो, आपको जब कभी स्ट्रेस लेते हो ना, तो स्ट्रेस लेते हो तो उस टाइम आप अच्छे से कोई भी काम कर नहीं पाते हो, ठीक है। जब स्ट्रेस फ्री होकर करते हो तो आप एक अच्छा वहां पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्ले कर सकते हो, एक ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हो जो लोगों को पसंद आता है, ठीक है। कोई भी वर्क आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट स्ट्रेस करो, तो ये कुछ फैक्टर्स है कि इमोशनल स्टेट कैसा है, पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये बताओ, अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाते हो, अगर तुम अच्छे से सो नहीं रहे हो, अगर अच्छे से तुम्हारा हेल्थ मेंटेन नहीं है, ठीक है, अब अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम किसी भी चीज को लर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन एंड बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन लाइक B12 सपोर्ट मेमोरी फंक्शंस, ठीक है। तो B12 आपको लेना पड़ेगा, आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपके जो मेमोरी है उसको क्या करते हैं बेटा, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अगर इसी में और करके मैंने क्वेश्चन दिया था फर्स्ट में, वो क्या था, वो था लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग को मैंने दो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस में डाल दिया है, कौन कौन डिफिनेशन हो सकता है। हिलगार्ड एंड बोर 1975 ने दिया था, दे डिफाइन लर्निंग एज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, ठीक है। देखो, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक्चुअली एक ऐसा ऐसा मेथड होता है, ऐसा आप कॉग्निटिव प्रोसेस बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आप जब किसी नई चीज को सीखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके बिहेवियरल चेंजेस, आपकी जो बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, तो उसी को डिनोट करता है लर्निंग, कि आपको लर्निंग कहीं ना कहीं कुछ हुआ। जैसे मान लो आपने रूबिक क्यूब लिया अपने हाथ में, रूबिक क्यूब जब आप सोल्व नहीं करने जानते हो, उस टाइम पे सोचोगे भाई ये कैसा है, क्या है, उस टाइम पे तुम्हारा बिहेवियर अलग रहेगा। लेकिन जब तुम रूबिक क्यूब को सोल्व करने जान जाओगे, सोल्व कर देते हो, जब जान जाओगे, तो तुम्हारी उस टाइम पे एटीट्यूड, तुम्हारी उस टाइम पे बिहेवियर चेंज हो जाएगी। तो यही होता है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आपने रूबिक क्यूब को सोल्व ऐसे तो नहीं करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तब जाके सोल्व होगा। तो वही होता है जब आपकी बिहेवियरल चेंजेस में, जब आप प्रैक्टिस करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, बिहेवियरल चेंजेस होता है, वही होता है लर्निंग, एक ऐसा प्रोसेस है। According to Gagny, 1985, learning is a process that allows individual to acquire new capabilities that they previously did not have. ऐसी एक्सपीरियंसेस जो आपको पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी लर्निंग जो आपको पहले कभी नहीं होती। लर्निंग का कहने का मतलब यही है कि आप न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हो, न्यू बिहेवियरल आप में आता है, न्यू कैपेबिलिटीज आता है, तो बहुत सारी चेंजेस होती है। लर्निंग क्या होता है, सीखना यार, सिंपल से फंडा समझो, सीखना। लर्निंग मतलब सीखना काम। तो सीखना क्या होता है, लर्निंग सीखना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस तुम्हारी चेंज हो जाती हैं जब किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, ठीक है। सिंपल सा है। अगर यही बात करें फर्स्ट की बी का, जो मैंने और में दिया था, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखो, प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैंने दिया था, तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में क्या होता है, देखो फर्स्ट होता है मोटिवेशन। भाई लर्निंग अचानक से तो कोई नहीं करेगा, एक एक स्टेप होता है उसमें, कैसे कैसे कोई भी चीज इंडिविजुअल लर्न करता है। देखो, सबसे पहले जरूरत पड़ती है लर्निंग करने की, लर्निंग करने के लिए कोई भी चीज का मोटिवेशन। आप क्यों कर रहे हो, क्यों लर्निंग कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, आपके पीछे का मोटिवेशन क्या, मोटिव क्या है, ठीक है। तो लर्निंग बिगिंस विथ एन internal or external stimulus that encourages
person to acquire knowledge in nursing. This could be an interest in a patient care or a desire to pass exams. ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ऐसे कुछ मेथड होते हैं, आपके पीछे का मोटिव होता है कि नहीं ये मेरे को चीज करना ही करना है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन होता है सबसे पहला, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है परसेप्शन। द लर्निंग गैदर्स इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, इटीसी। इन नर्सिंग स्टूडेंट्स परसीव इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। देखो, मोटिव मिल गया। मेरे को मोटिव जैसे मेरा है कि मेरे को नोट सेट क्लियर करना है। ठीक है, नोट सेट एग्जाम क्लियर करना है। जब मेरे को नोट सेट एग्जाम क्लियर करना है तो मेरे को पता है कि मेरे को नोट सेट एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन मोटिव क्या है नोट सेट एग्जाम क्लियर करने का? मेरा मोटिव ये है कि मैं मतलब लोगों की सेवा करूं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक परसेप्शन, आप परसीव करोगे चीजों को, आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। मैंने एम बना लिया कि भाई मेरे को नोट सेट क्लियर करना है, तो फिर मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा इधर से उधर से, भाई नोट सेट क्या होता है, क्या चीज होता है, कैसा एग्जाम होता है, कौन कौन से क्वेश्चन है, तो सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। उसके बाद मैं मोटिव भी हो गया, परसेप्शन भी, मैंने परसीव भी कर लिया कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन कहने का मतलब, अब उस चीज को, आप जो स्किल, जो आपने सब कुछ कर लिया है कि नहीं मेरा मोटिव है, मेरे को सेवा करना है, मैंने पता भी कर लिया एग्जाम ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो अब उस चीज को, गोल को अचीव करने के लिए, लर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैं एक्विजिशन में क्या करूंगा? पढ़ाई करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, सब्जेक्ट की क्लास करूंगा। ठीक है, उसके बाद रिटेंशन एंड रिकॉल में क्या करूंगा? अब देखो, रिटेंशन एंड रिकॉल में क्या करूंगा, जैसे अब मेरा एग्जाम आ गया, मेरा एग्जाम आ गया, नोटसेट का एग्जाम कल है मेरा, मैंने एग्जाम देने गया, तो उस टाइम पे मैंने जो जो एक्विजिशन किया था, जो जो मैंने पढ़ाई किया था, उस चीज को मैं रिकॉल करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा लास्ट में? एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर। लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशन। नर्सिंग स्टूडेंट अप्लाई नॉलेज इन क्लिनिकल सेटिंग, पेशेंट केयर एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो मैंने बता दिया सब कुछ। एक्विजिशन में मैंने पढ़ाई किया, रिटेंशन रिकॉल कब किया? जब एग्जाम मेरा आया, तब मैंने उस टाइम पे रिटेंशन रिकॉल किया। एप्लीकेशन, अब देखो अब मेरा एग्जाम क्लियर भी हो गया, अब मैं एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर, उस चीज को यूज करके मैं अपनी क्लिनिकल फील्ड में लगाऊंगा। ठीक है, तो यही होता है। अब देखो, नोटसेट के बाद जो मेरा बिहेवियर था वो अलग था, नोटसेट मैंने क्लियर कर लिया, उस टाइम का मेरा बिहेवियर है वो चेंज हो गया। तो यही होता है कुछ प्रोसेसेस, एक एक स्टेप बाय स्टेप। बेटा मैं अगर वीडियो में क्लियर करते चलूँ ना, तो ये 20 का 40-50 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ ही में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, था जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट का सी था, उसमें क्या था? राइट थियरीज ऑफ लर्निंग इन डिटेल। थियरीज की थियरीज आपको बताना है कि लर्निंग की थियरीज कौन कौन सी हैं डिटेल में। तो देखो, ट्रायल एंड एरर होता है। देखो, ट्रायल एंड एरर जो होता है, ट्रायल एंड एरर जो होता है वो किसने दिया था? थ्रोन्डिक ने दिया था। थ्रोन्डिक ने ये दिया था कि ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। वो कैसे सीखता है? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। एक बिल्ली को लिया, एक केज में, एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया। पिंजरा जो था वो मतलब आमने सामने का दिख रहा था उसमें, उसके जस्ट सामने पिंजरे के आगे उन्होंने खाना रख दिया प्लेट में बिल्ली के लिए। तो भाई बिल्ली तो भूखी है, तो उसमें एक लीवर था, लीवर दबाने पे क्या होता था? वो गेट खुल जाता था, वो बिल्ली आके खा जाए, मतलब खा लेती खाना। तो उन्होंने क्या किया, उस केज को बंद कर दिया। केज को बंद करने के बाद बिल्ली बहुत इधर उधर दिस डेट दिस दोज की, खूब की, बहुत उछली कूदी, बहुत खींच, लेकिन कुछ काम नहीं किया। लास्ट में जब लीवर दबाई तो अचानक से गेट खुल गया। ठीक है, और आके वो खाना खा ली। तो उनका कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। बिल्ली कितनी भी हाथ पैर मार ले, नहीं, एक वे होता है, एक टेक्निक होता है, अपनी वो गलती से ही सीखेगी, आप कितना भी सिखा लो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो दिया था इवेन पावलो ने दिया था। ठीक है, इवेन पावलो ने ये बताया था कि इंसान जो होता है अपने कंडीशन से सीखता है। उसकी कौन सी कंडीशन है, अभी उसका कौन सा कंडीशन चल रहा है। तो उन्होंने एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि एक डॉग को लिया था, एक कुत्ते को लिया था। आप, जाहिर सी बात है कि आप जब कभी कुत्ते के सामने खाना रखोगे तो उसके जीभ से सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा प्रूव किया कि खाना ना मिले लेकिन घंटी बेल जब बताते हैं तो वो कुत्ता अचानक से आके उसके जीभ से पानी गिरने लगता है, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे खाना देते गए, मतलब 4 बजे के टाइमिंग था, 4 बजे टाइमिंग रोज लेके उसको खाना देते थे। ये प्रोसेस 1 महीना किए। 1 महीना प्रोसेस करने के बाद खाना भी लाए, उसके बाद बेल भी बजाने लगे, साथ में खाना बेल, साथ में बेल बजाए, खाना भी लाए, बेल बजाए, खाना बजाए। तो कुछ समय, 1 महीने बाद कुत्ते में ऐसा चेंज आ गया कि वो क्या हुआ, कुत्ता
कि अगर वो खाना नहीं भी लाए वहाँ पे ना, अगर केवल बेल बजा दें, तो बेल बजाने के बाद भी क्या होता था, उसका सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था। उनका कहने का मतलब ये है, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग ये बोलता है थियरी, कि इंसान जो होता है अपने कंडीशन से भी सीखता है, ठीक है? उसके बाद ओपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ओपरेंट कंडीशनिंग जो दिए थे, वो दिए थे बीएफ स्किनर ने दिए थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन दिए थे बेटा? वो बीएफ स्किनर ने दिए थे, ठीक है? बीएफ स्किनर ने क्या किया था, एक चिंपांजी लिए थे, ठीक है? उस चिंपांजी को उन्होंने क्या किया कि उसके एक रूम में बंद कर दिया। रूम में बंद करने के बाद क्या किया उन्होंने कि ऊपर दीवार पे एक मतलब केला टंगा था, जहाँ फैन चलते हैं, पंखे लगे रहते हैं, वहाँ पे केला टंगा था। तो उसको भूख लगा था चिंपांजी को, और वुडन के कुछ बॉक्सेस रखे थे उस रूम में। तो वुडन के बॉक्सेस एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक रखेगा, तब जाके वो घेट लेगा, मतलब केला को खींच लेगा, क्योंकि भाई उतना लंबा तो है नहीं। तो वो धीरे धीरे करके क्या किया, वो बॉक्स को एक ऊपर रख के ओपरेंट कंडीशनिंग किया। ओपरेंट कंडीशनिंग करने के बाद उन्होंने केला चिंपैंजी ने तोड़ लिया और खा लिया। तो ये होता है उनके कहने का मतलब कि इंसान ऑपरेट भी करता है, कई बार ऑपरेट कर करके चीजों को भी सीखता है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इनसाइटफुल लर्निंग। इनसाइटफुल लर्निंग किसने दिया था? ये कोहलर ने दिया था। इनसाइटफुल लर्निंग कौन दिया था? कोहलर ने दिया था। इन्होंने ये बताया कि जो इंसान जो होता है वो पॉजिटिव तरीके से भी सीखता है, नेगेटिव तरीके से भी सीखता है। देखो, इन्होंने एक चूहा को पकड़ा, एक केज में बंद किया, वहां पे एक लीवर लगाया, लीवर दबाने पे उसको खाना भी मिलता था, और जब दबाता था वो खाना मिल जाता था, यानी उसको पता चल गया था कि मैं उसको दबाऊंगा तो खाना मिल जाएगा, ये पॉजिटिव चीज है। अगर वहीं पे उन्होंने वो क्या करते, अगर लीवर के जगह पर अगर लीवर दबाया, करंट आने लगे, तो लीवर नहीं दबाएगा, ठीक है? तो इंसान जो होता है इनसाइटफुल पॉजिटिव चीज से भी सीखता है, निगेटिव चीज से भी सीखता है, ठीक है? एक होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया था? ये दिया था एल्बर्ट बुंद्रा। एल्बर्ट बुंद्रा ने दिया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडिविजुअल है, क्या होता है, ऑब्जर्व करके लर्निंग करता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको चाय बनाने नहीं आता है, अगर आपके घर पे आपके भैया, आपकी दीदी कोई भी है, तो वो चाय बनाते तो आप पहले ऑब्जर्व करोगे। 10 दिन आपने ऑब्जर्व किया कि दूध लगता है, चीनी लगता है, ये सारी चीजें लगता है, तो आपने ऑब्जर्व कर करके चीजों को आपने वहां पे क्लियर कर लिया कि ऐसे चाय बनता है, आप अगले दिन आप भी बनाने लगे। तो ये होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। किसने दिया था? अल्बर्ट बुंद्रा ने दिया था। अल्बर्ट था, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें हम लोग, जो सेकंड क्वेश्चन था वो था डिफाइन पर्सनालिटी, ठीक है? तो पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर दैट मेक देम यूनिक। इट इंक्लूड्स पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग दैट रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम। देखो, पर्सनालिटी क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझो भाई। उसका पर्सनालिटी आपने देखा, बहुत तगड़ा था। आप बात करते हो आपस में कि उसका पर्सनालिटी देखा कितना तगड़ा था, वो बंदा महफिल में जब जाता है तो एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान लेके जाता है, ठीक है? तो पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी एक कैरेक्टर होता है इंडिविजुअल का, कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसका उसका एटीट्यूड कैसा है, कलेक्शन ऑफ सारी चीजों का होता है। देखो, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसी इंडिविजुअल का, उसके विचार कैसे हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसके बिहेवियर कैसे हैं, और सारी चीजें मिलके उसको यूनिक बनाते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी जानने से पहले 3 चीज आपको जानना पड़ेगा। उसके विचार कैसे हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसके बिहेवियर कैसे हैं, यही होता है पर्सनालिटी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? उसके बाद जो मैंने सेकंड का जो सेकंड दिया था, वो दिया था क्रिच मेयर्स क्लासिफिकेशन। देखो, हमने क्या दिया था, क्रिच मेयर्स क्लासिफिकेशन। जो क्वेश्चन क्या था, वो था आपका क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या था, हमने क्वेश्चन में लिया था, ठीक है? तो जो जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी था, वो दो ने दिया था। मतलब देने का तो 4-5 लोग दिए थे, लेकिन मोस्टली दो ही, आपने दो ही लिखना है वहां पर, ठीक है? एक दिया था क्रेचमेयर्स क्लासिफिकेशन, एक दिया था जंग्स क्लासिफिकेशन। क्रेचमेयर्स क्लासिफिकेशन के टाइप जो थे वो थे पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ठीक है? तो पिकनिक क्या था? पिकनिक एक मोटा तगड़ा आदमी होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो मोटा तगड़ा होता है, जो सोसाइटी के लिए फिट होता है, आराम से बातें बातें कर लेता है। एथलेटिक क्या होता है? एक उसके मसल्स मास एकदम, एक नहीं होता बॉडी बिल्डर, मतलब एक परफेक्ट बॉडी शेप उसका होता है, उसको बोलते हैं एथलेटिक। अगर एस्थेनिक की बात करें तो ऐसा इंडिविजुअल जो उसकी हड्डी दिख रही हो, जो ज्यादा लंबा हो लेकिन उसके बॉडी पे मास ना हो, ठीक है, मसल्स नहीं है, तो वो इंडिविजुअल थोड़ा सा वो करेगा, समाज में रहने पे दिक्कत करे, मतलब बात करने में उसको हेजिटेशन होगा कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो ये परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? अगर जंग्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसे दो लोग होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग? पर्सनालिटी की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो जंग्स क्लासिफिकेशन ने दो टाइप पे इंडिविजुअल पर्सनालिटी को वो डिवाइड किया था।
एक का इंट्रोवर्ट, एक का एक्सट्रोवर्ट। देखो इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं इंट्रोवर्ट क्या करते हैं कि मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। दूसरे से बात बात कुछ नहीं, अकेले रहो, मस्त रहो, जियो खाओ, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक्सट्रोवर्ट क्या करते हैं, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, अकेले में कोई भी चीज पढ़ेंगे। एक्सट्रोवर्ट क्या, भाई ग्रुपिंग कर लेते हैं, आजा ग्रुपिंग में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर ये इंट्रोवर्ट की बात करें तो क्या करते हैं कि कोई भी चीज को ना सबके सामने जाहिर नहीं करते हैं, अकेले में बताते हैं कोई भी चीज। लेकिन एक्सट्रोवर्ट कहीं भी बड़बड़ा देगा, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट प्री प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। जैसे मान लो आज मेरा टिकट है, आज मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं, जैसे कोई इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल है तो वो क्या करेगा, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरा प्लानिंग नहीं है, मैं कपड़ा नहीं पैक किया हूँ, ये सारी चीज नहीं हुआ। लेकिन एक्सट्रोवर्ट वहीं पे क्या करे, हाँ भाई चल 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 चल, ये तो बहुत मजेदार ट्रिप है, एंजॉय करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। वहां पे दो चार पांच चीजें वहां पे मेंशन कर देनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ईजी होता है साइकोलॉजी का पेपर। अगर इसकी नेक्स्ट की बात करें, वो क्या था, सेकंड का जो सी था वो था एक्सप्लेन एनी वन थियरी ऑफ पर्सनालिटी इन डिटेल। देखो एनी वन थियरी ऑफ पर्सनालिटी इन डिटेल आपको बताना था। इसमें क्या था थियरी में, देखो फ्रूड साइको एनालिटिक थियरी ऑफ पर्सनालिटी जो सिगमंड फ्रूड ने दिया था, प्रोपोज किया था कि पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस फोर्सेस एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। उन्होंने ये बताया कि जिस पे जो उसका इफेक्ट पड़ा है, जिसने उसको दबाया है, और उसके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है, वही उसके पर्सनालिटी में जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ही डिवाइडेड पर्सनालिटी इनटू थ्री स्ट्रक्चर, एक होता है आईडी, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, ठीक है। तो प्लेजर होता है प्रिंसिपल्स, और उसके बाद ईगो क्या होता है, रियलिटी प्रिंसिपल्स, एक होता है सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। फ्लूइड लेवल्स ऑफ कॉन्शियस, देखो कॉन्शियस थॉट्स एंड परसेप्शंस वी आर अवेयर, प्री कॉन्शियस मेमोरीज कैन बी रिकॉल्ड, अनकॉन्शियस डीप सेल्फ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इंडिपेंडेंट। देखो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, सिगमंड फ्रूड ने ये बताया था कि देखो भाई पर्सनालिटी का जो थियरी होता है, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे और उसके अनकॉन्शियस फोर्सेस पे, कि कहीं उसको कोई किसी ने दबाया तो नहीं है ना। ये सारी चीजें वहां पे होती हैं पर्सनालिटी में। अगर कोई इंडिविजुअल पहले से टॉर्चर किया गया है तो उसकी एक्सपीरियंस वैसे ही रह जाएगी, वो डरता रह जाएगा, ऐसा पर्सनालिटी में डरपोक टाइप का रह जाएगा। लेकिन जो खुल के जिया है अपना लाइफ, वो खुल के ही जिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ पर्सनालिटी रहते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा, थियरी ऑफ पर्सनालिटी काफी इजी है। बस ये जान लो कि अनकॉन्शियस फोर्सेस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है पर्सनालिटी आपका। ये किसने दिया था, ये फ्रूड्स ने दिया था, सिगमंड फ्रूड ने दिया था। अगर यही बात करें सेकंड का, जो मैंने ए और करके दिया था, डिफाइन इंटेलिजेंस था। वहां पे क्या था, इंटेलिजेंस था। इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी ने सुना होगा कि भाई वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा तेज है भाई। तो इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता है। किसी भी इंडिविजुअल को देखना कि इंटेलिजेंस ये होता है कि इंटेलिजेंस कि मतलब कितनी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सोल्व कर देता है, कितनी जल्दी वो लोगों के साथ सोशलाइज हो जाता है, कितनी जल्दी किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है, वही होता है इंटेलिजेंस। भाई आप भी जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर लो, आप भी जल्दी से कोई डिसीजन ले लो, आप भी जल्दी से कोई भी चीज को समझ लो, तो वही होता है इंटेलिजेंस। तो आप कितनी जल्दी चीजों को समझ रहे हो, वही होता है इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड एट इंटेलिजेंस। तो ये होता है इंटेलिजेंस भाई, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड का बी है, वो क्या था, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। एक्सप्लेन सॉरी राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन आपको बताना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ पे किसने दिया था, गार्डनर्स थ्योरी ने दिया था, गार्डनर्स ने दिया था कि भाई लिंग्विस्टिक होता है, लॉजिकल होता है, स्पेटियल होता है, म्यूजिकल होता है, बॉडीली होता है, कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक्स। देखो क्या होता है, लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि लैंग्वेज में वो काफी ज्यादा तेज होता है, लॉजिकल में वो मशीनरी इक्विपमेंट ज्यादा तेज होता है, स्पेटियल में स्पेशल में ज्यादा, स्पेस में ज्यादा वो उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, म्यूजिकल में म्यूजिक में ज्यादा तेज हो जाता है, बॉडी कैनेटिक कैनेस्थेटिक में वो मतलब बॉडी उस बहुत ज्यादा तेज मूव, कोई डांसर वगैरह को देख लेना, वो कितनी जल्दी वो उनकी बॉडी की मूवमेंट होती है, उसमें इंटेलिजेंट होना। इंटरपर्सनल, वो अपने आप में कितना मतलब कितना वो है, मतलब इंटरपर्सनल, वो मतलब दूसरे से कितना तेज, मतलब बात करने में कैसे, सोशलाइज कैसा है, इंट्रापर्सनल उसकी कैसी है, नेचुरलिस्टिक चीजों में वो कितना कितना तेज है। तो ये सारी चीजें मेंटेन और वहां पे चीजें लगती हैं, ठीक है।
के अब हमारा जो था वो थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस था, ठीक है। हम लोग जो देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा, जो क्या देखा था, वो देखा था डिफाइन इंटेलिजेंस एंड राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस में देखो मैंने दिया था कि राइट एनी वन थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, तो मैंने दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इंटेलिजेंस की थियरी, देखो थियरी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो साइंटिस्ट है वो थियरीज क्यों देते हैं, आखिर थियरीज क्यों पढ़ते हैं हम लोग। देखो थियरीज का मतलब होता है कि जैसे हम लोग देखो इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में वो थियरी कैसे वर्क करती है, इंटेलिजेंस को थियरी जो है वो कैसे वर्क करती है, मतलब इंटेलिजेंस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, थियरीज क्यों पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस को कोरिलेट करती है थियरी, ठीक है। मतलब जब थियरी आप पढ़ोगे तब तो समझोगे इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या होते हैं, कैसे इंटेलिजेंस काम करते हैं, ठीक है। तो वही होता है मतलब थियरीज, मतलब थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देखो जो थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस है वो किसने दिया था, जो देने का तो बहुत लोगों ने दिया था, लेकिन हमने हमें क्या डिस्क्राइब करना है, केवल एक को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है स्पीयरमैन टू फैक्टर थियरी, जो 1904 में मिला था, ठीक है। जिन्होंने कब दिया था, 1904 में दिया था, प्रोपोज्ड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रपोज किया गया था, वो चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा प्रपोज किया गया था। कब किया गया था, 1904 में, ठीक है। उन्होंने ये बताया, चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये बताया कि जो इंटेलिजेंस होता है वो कंसिस्ट होता है किससे, एक जनरल इंटेलिजेंस, एक होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो जो जो थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस है वो स्पीयरमैन्स टू फैक्टर जो थियरी है, किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था बेटा, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। कब दिया था, 1904 में दिया था, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस को जी फैक्टर से डिनोट किया, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को एस फैक्टर से डिनोट किया, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, सबके पास एक जनरल इंटेलिजेंस होता है। जनरल इंटेलिजेंस कहने का मतलब एक ऐसा इंटेलिजेंस जो मतलब सबके पास एवरेज होता है, मतलब पानी पीना है, मेरे को खाना खाना, वो सबके पास है, इतना दिमाग है, उतना इंटेलिजेंस है उसमें कि वो खाना, उसको भूख लगा है तो खाना खाएगा, प्यास लगा है तो पानी पिएगा, ठीक है। ये सबके पास होता है, गॉड ने सबको दिया जी फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस सबको दिया, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस उनको मिलता उलता नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस तो मिल जाता है, गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो होता है आपको कमाना पड़ता है। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को रिलेट विद स्पेसिफिक टास्क, आपके अंदर क्या क्या स्किल है, कौन कौन से स्किल है, क्या है। तो इंटेलिजेंस इज इक्वल टू, हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज इक्वल टू जी, देखो अब इतने अच्छे से तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जी प्लस S1 प्लस S2, ठीक है। देखो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस कैसे निकलता है उसके जनरल फैक्टर से, उसके उसके कैसे निकलता है, उसके जनरल फैक्टर से निकलेगा, उसके इस फैक्टर से निकलेगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेसिफिक स्किल कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने स्किल है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस इज इक्वल टू द जी प्लस S1 प्लस S2 प्लस SN इन्फिनाइट तक, लेकिन जी जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। तो यही होता है थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें क्या पढ़ना है बताओ, इसमें क्या पढ़ना है, बहुत सी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ठीक है। यही होता है अपना इंटेलिजेंस का थियरी, ठीक है। और बाकी जो मैंने दो यहाँ पे दिया है, थर्स्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, आप भी थोड़ा पढ़ लेना इसमें से, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, उसमें क्या दिया था मैंने, डिफाइन मोटिवेशन, कि भैया मोटिवेशन क्या होता है। अब मोटिवेशन किसको नहीं पता कि क्या होता है। मोटिवेशन ये होता है कि किसी भी चीज को पाना, उसके पीछे का मोटिव क्या है, आपका मोटिवेशन क्या, आपके पीछे का मोटिव क्या है, क्यों आप पाना चाहते हो, वही होता है मोटिवेशन। देखो मोटिव अलग चीज होता है, जैसे मान लो कि मेरे को ये चीज पाना है, तो मेरा मोटिव ये है कि मेरे को चीज को पाना है। मोटिवेशन जो होता है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने मेरे को मोटिवेशन दिया, मेरे को मोटिवेट किया, मोटिवेशन दिया, ठीक है। तो मोटिवेशन इज द इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव दैट स्टिमुलेट्स एन इंडिविजुअल टू एक्ट और अचीव अ गोल, ठीक है। देखो जैसे कोई भी इंडिविजुअल है जिसको क्या करना है, CHO ऑफिसर बनना है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है। तो भाई जब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है उसके माइंड में आ गया, तो अगर उसके माइंड में ये चीज चलता रहेगा कि CHO ऑफिसर बनना है, CHO ऑफिसर बनना है, तो वो उन एक्शंस को वो स्टिमुलेट, उसकी जो उसका ड्राइव है वो ऐसे चीजों को स्टिमुलेट करेगा, वो उस राह पे उसको लेके जाएगा, ताकि वो जो उसका गोल है वो अचीव हो जाए। यही होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन द इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव
जो इच्छा होती है इंडिविजुअल की, जो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है इंडिविजुअल को टू एक्ट पर्पजफुली एंड टू अचीव अ गोल। यही होता है मोटिवेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड का बी है, मैंने क्या क्वेश्चन में दिया था, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन मैंने दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन को लिखना है। तो मोटिवेशन जो यहाँ पे कैटेगराइज हुआ है, ये क्या हुआ है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर से वो मोटिवेशन आता है। ड्राइवन बाय द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, ठीक है। एग्जांपल, ए नर्सिंग स्टूडेंट स्टडीज हार्ड बिकॉज दे इंजॉय लर्निंग अबाउट हेल्थ केयर, ठीक है। तो हेल्थ केयर करने में, मतलब हेल्थ केयर को जानने में वो इंजॉय कर रहा है, तब तो वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो उसकी अंदर आत्मा बोल रही है कि नहीं, पढ़ाई करो, मजा आ रहा है, तो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर का मोटिवेशन है, ठीक है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, ये क्या होता है, ए नर्स वर्क्स एक्स्ट्रा शिफ्ट टू रिसीव अ बोनस और रिकॉग्निशन, ठीक है। तो उसको ये देखो, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवार्ड और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या था, आप इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि आपको क्या था, हेल्थ केयर पढ़ने में, उसको हेल्थ केयर लर्न करने में उसको मजा आता है, तो खुद के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये पैसों के लिए एक जो नर्स है वो एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा रही है ताकि उसको बोनस मिल जाए, उसको रिकॉग्निशन मिल जाए। तो एक हो गया इंट्रिंसिक, एक हो गया एक्सट्रिंसिक। अभी नेक्स्ट और है, ठीक। नंबर जो थर्ड है वो है प्राइमरी मोटिवेशन, ठीक है, रिलेटेड टू बायोलॉजिकल नीड्स। देखो, मैंने दो बातें, एक एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी मोटिवेशन जो होता है थर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसकी बायोलॉजिकल नीड, हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। एग्जांपल, ए नर्स ईट्स ड्यूरिंग दिस देयर ब्रेक टू मेंटेन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्यों खा रही है खाना भाई, क्यों कर रही है, क्योंकि उसको एनर्जी मेंटेन करना है, तब तो वो काम करेगी। ये होता है प्राइमरी मोटिवेशन, आपकी बायोलॉजिकल नीड। सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन लर्न बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसमें एग्जांपल, ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल। देखो, सेकेंडरी मोटिवेशन क्यों है भाई, ताकि वो कोई नई चीजों को सीखे, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, तो ताकि तब तो जाके बिहेवियर चेंज होगा, तब तो जाके वो बिकम सक्सेसफुल नर्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है, ए नर्स रिसीव्स एन अवार्ड फॉर एक्सीलेंट पेशेंट केयर, ठीक है। मतलब एक नर्स जो होती है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे मिलता है कि अगर आपको कोई भी अच्छा बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दे दिया जाए, तो आप और अच्छा करोगे भाई, और अच्छा करोगे ताकि और अवार्ड मिले, क्योंकि एक मोटिवेशन मिल गया कि भाई मेरे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है, ऐसे करना है, ठीक है। अगर निगेटिव मोटिवेशन की बात करें तो ए स्टूडेंट स्टडीज इन अवॉइड फेलिंग एग्जाम, ठीक है। देखो, ये स्टूडेंट होता है जो पढ़ाई नहीं करता है, स्टडीज टू अवॉइड फेलिंग एग्जाम्स, ठीक है। वो पढ़ाई नहीं कर रहा। निगेटिव इन मोटिवेशन क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो है स्टडी टू अवॉइड फेलिंग एग्जाम्स, ठीक है। वो मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, फेल पे फेल हुए जा रहा है। जैसे उन्होंने पढ़ाई किया और एग्जाम में फेल हो गया। जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनका नंबर कम आ जाता है, ठीक है। जब नंबर कम आ जाता है तो उनको बोलता है, अरे क्या यार, क्या पढ़ के करूंगा यार, नंबर ही मेरा कम आ रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तो यही होता है निगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आपका क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में था टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अगर यही बात इसकी कि इसमें मैंने एक थियरी दिया था कि डिस्क्राइब एनी वन थियरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की थियरी मैंने दिया था, ठीक है। तो मोटिवेशन की थियरी जो था वो कौन दिया था, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी एक थी, जिसने ने मास्लो ने दिया था, ठीक है। मास्लो थियरी सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स एंड दे मस्ट फुलफिल लोअर लेवल नीड्स बिफोर मूविंग टू द हायर लेवल नीड्स। ही कैटेगराइज्ड these needs into 5 levels arranged in a pyramid, ठीक है। देखो, जो मास्लो ने किया था, क्या किया था, मास्लो ने एक ऐसा थ्योरी दिया था अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। उन्होंने ये बताया था कि देखो भाई, इंडिविजुअल जो होता है वो एक कहीं ना कहीं एक गोल पे रहता है, एक मिशन पे रहता है, एक जरूरत पे रहता है कि मेरे को ये जरूरत पूरा हो जाए तब मैं दूसरी जरूरत पे पहुंचूंगा, जब दूसरा जरूरत पूरा हो जाए तो मैं तीसरी जरूरत पे पहुंचूंगा, चौथा जरूरत पे पहुंचूंगा, ठीक है, पांचवी जरूरत पे पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसका पहला जो जरूरत है वो तो पूरा करेगा, जो दूसरा जरूरत है तो वो पूरा करेगा, तब तो तीसरे पे पहुंचेगा, जो तीसरा जरूरत है पूरा कर लिए तब तो चौथे पे पहुंचेगा, जब चौथा पूरा कर लिए तब तो पांचवे पे पहुंचेगा, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट जो जरूरत है, फर्स्ट जो नीड है, वो क्या है बेटा,
फिजियोलॉजिकल नीड है, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक नीड्स, ठीक है। दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर, एयर, स्लीप एंड शेल्टर। देखो, जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हवा सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा, नींद नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा, तो भाई वो दूसरी चीज पे जाएगा क्यों? नहीं जाएगा। तो उसका जो फर्स्ट जरूरत है वो क्या होता है? खाना, पानी, हवा, नींद और शेल्टर, आवास, ठीक है। तो इन नर्सिंग पेशेंट्स हैव फर्स्ट रिसीव्ड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड रेस्ट टू रिकवर, ठीक है। वही होता है फिजियोलॉजिकल नीड। अब सेफ्टी नीड्स की बात करें, भाई उसको खाना पीना सब कुछ मिल गया, अब अपने सुरक्षा के बारे में सोचेगा, सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो इंक्लूड्स फिजिकल एंड इमोशनली सिक्योरिटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड हेल्थ। वो अपने हेल्थ के बारे में सोचेगा, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचेगा, अपने इमोशनल और फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा। आखिर जब फर्स्ट पूरा हुआ तब तो वो दूसरे पे जाएगा, जब दूसरा सेफ्टी नीड्स जब उसका पूरा हो जाएगा तब वो पहुंचेगा थर्ड पे, जो होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, सोशल नीड्स, ठीक है। उसको प्यार करने की जो प्यार की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स उससे प्यार करे, उसके बिलोंगिंगनेस से उसको प्यार करे, मतलब उसके अगल बगल के जो भी इंडिविजुअल उसके अच्छा एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इंक्लूड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, लव एंड सोशल इंटरेक्शंस करेगा, ठीक है। कब करेगा? जब उसकी सेफ्टी नीड्स जो होगी वो पूरी हो जाएगी, तब वो करेगा, थर्ड पे पहुंचेगा, ठीक है। अब जब थर्ड पूरा हो गया, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स पूरा हो, अब पहुंचेगा स्टीम नीड्स पे पहुंचेगा। देखो स्टीम में क्या होगा? वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करेगा, अपने कॉन्फिडेंस के लिए लड़ेगा, अपने रिकॉग्निशंस करेगा, अपने अचीवमेंट को वो याद करेगा, इतने नई चीज अचीव करेगा। तो आखिर थर्ड पूरा हुआ तब तो वो स्टीम पे आया, स्टीम नीड पे, ठीक है। अब जब फोर्थ पूरा हो गया, उसके कॉन्फिडेंस है, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके पास वो अचीवमेंट है, तब वो फिफ्थ के लिए क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेगा। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि वो थोड़ा-सा भगवान में, मतलब ईश्वर में, गॉड में थोड़ा बिलीव करने लगा। ये जो होता है द हाईएस्ट लेवल होता है, वेयर ए पर्सन रीचेस देयर फुल पोटेंशियल। इन नर्सिंग पेशेंट में अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय सेटिंग हेल्थ गोल्स, एंगेजिंग इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज और फाइंडिंग पर्पस इन लाइफ, ठीक है। अब उसके पास एक पर्पस मिल जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसे ये पता चलेगा, वो ये चीज पे सर्च करेगा कि आखिर मैं जीवन में आया ही क्यों हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे लाइफ का टारगेट क्या है। जब ये चारों नीड का पूरा कर लेगा तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आके ये सोचेगा कि मैं इस लाइफ में आया क्यों, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे पास पर्पज क्या है, मेरी गोल क्या है, उस चीज पे सोचेगा, ठीक है। अगर यही बात करें हम लोग कंक्लूजन की, तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। इन नर्सिंग अप्लाइंग दिस थियरी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर, इंश्योरिंग पेशेंट फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। तो ओवरऑल यही कहने का मतलब ये है कि इंसान जो होते हैं, एक जो अपनी नीड को पूरा करते हैं तब जाकर वो दूसरे नीड पे पहुंचते हैं, जब दूसरा पूरा होता है तो तीसरे पे पहुंचते हैं, तीसरा पूरा करने के बाद चौथे पे पहुंचते हैं, चौथा पूरा करने के बाद पांचवे पे पहुंचते हैं, और पांचवा जो होता है वो लास्ट होता है, द हाईएस्ट लेवल होता है। उस टाइम पे उनको एक्चुअली रियलाइज होता है कि हम लोग दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो हमारा वो क्या था? वो था डिफाइंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डिफाइंड डिफेंस मैकेनिज्म। देखो भाई, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जब कभी इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम में फंसता है तो एक बॉडी अल्टरनेट एक अपना एक मैकेनिज्म जनरेट करती है वहां पे। मतलब आपको पता नहीं लगेगा, अपने आपकी बॉडी जो है वो मैकेनिज्म आपके बॉडी में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म। देखो defense mechanism is a psychological strategy unconsciously used by individual to protect themselves from anxiety, stress or unacceptable thoughts and feelings। देखो डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है, एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है, जो क्या होता है, इंडिविजुअल क्यों इसे यूज करते हैं, ताकि वो एंजाइटी से बच सके, स्ट्रेस से बच सके, अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग से बच सके, ठीक है। तो ये एक बचाव का एक तरीका होता है डिफेंस मैकेनिज्म। अभी आगे मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन इतना पता चलेगा कि बचाव का एक स्ट्रेटजी होता है कि स्ट्रेस में ना चला जाए, वो अपने एंजाइटी में ना चला जाए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन एनी सिक्स टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। अभी आपको बताने हैं सिक्स टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विथ एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो
हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे है रिप्रेशन। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, रिप्रेशन है। यहाँ पे जो क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, रिप्रेशन है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो रिप्रेशन है। रिप्रेशन कहने का मतलब ये है कि चीजों को दबाना, प्रेस करना, प्रेशन करना। जैसे मान लो कि आपको 2-4 साल पहले कभी कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोई इवेंट हुआ था, आपका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम का जो उस कंडीशन का जो माहौल था आपके लिए काफी पेनफुल रहा होगा, पेनफुल हुआ होगा। तो उस चीज को आप याद नहीं करना चाहते हो, इसलिए आपको आपने क्या किया, आपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको दबा के रख लिया है। उसी को बोलते हैं रिप्रेशन, उसी को बोलते हैं एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें आप क्या करते हैं, चीजों को दबा के रख लेते हैं, दैट इज नोन एज रिप्रेशन। उसके बाद क्या सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, जो सेकंड है वो है क्या है, डेनियल। डेनियल कहने का मतलब ये है कि आपने मान लो कोई चोरी की है, आपने कोई मान लो चोरी की है। जब आप चोरी करते हो तो अगर आपसे कोई पूछे क्यों भाई तुमने चुराया ना, तो आप बोलोगे नहीं यार मैं क्यों चुराऊंगा, मैं नहीं चुराऊंगा। आपने डिनाई कर दिया, आपने झूठ बोल दिया। तो आप किस लिए कर रहे हो, ताकि आपको एंजाइटी ना हो, आप फंसो ना, आप स्ट्रेस में ना हो, अनएक्सेप्टेबल थॉट ना, आपकी फीलिंग गड़बड़ ना हो पाए, इसलिए कर रहे हो। तो एक ऐसा मैकेनिज्म जब आप किसी से झूठ बोल रहे हो, आप चीजों को डिनाई कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डेनियल मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म में ये होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म में ये होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मान लो कि अगर मेरा बॉस है, मैं कोई ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर वहां पे मेरा बॉस जो है मेरे को डांट दिया, तो भाई मैं बॉस को तो उल्टा जवाब दे नहीं सकता हूँ। तो मैं घर आया, मैं अपने छोटे भाई को पीट दिया, छोटे भाई को पीट दिया क्योंकि भाई बॉस को तो गुस्सा में नहीं निकाल सकता। अब जो मेरा छोटा भाई है, अब वो मेरे को तो मार नहीं सकता है। अब वो क्या करेगा, वो अपने कुत्ते को मार दिया। एक गली में कोई डॉग था, डॉग पे वो पत्थर वत्थर चला दिया, ठीक है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जब कभी गुस्सा आता है तो आपके अंदर क्या होता है, चीजों को डिस्प्लेस करने में आपको बहुत मजा आता है। जब आपको कोई खरी खोटी सुनाता है तो आप क्या करते हो, दूसरे पे ले जाके थोप देते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे चलो भाई मैंने बोल दिया, अब मेरे को शांत अच्छा लग रहा है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। अगर यही बात करें वो नेक्स्ट की, वो क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो अगर आपका भाई है, अगर आपकी चचेरा भाई है, ठीक है, तो चचेरा भाई आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुंह पे तो आपको दिखाना है कि वो आपको पसंद है, आपके पापा के सामने तो आपको दिखाना है कि वो मेरे को पसंद है। तो आप अच्छा उसे ट्रीट करोगे, अच्छे से बात करोगे, लेकिन मन में वही वहम रहेगा, अरे यार इसको जब मन करे मैं मार दूंगी इसको, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन की, आप चीजों को बयान नहीं कर सकते हो, लेकिन जो झूठी चीजें उसको बयां कर सकते हो, ठीक। तो ये होता है एक ऐसा मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें वो होता है रेशनलाइजेशन। क्या होता है बेटा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक ऐसा चीज होता है, देखो रेशनलाइजेशन कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, रेशनलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, तो जैसे मान लो एग्जाम में फेल हो गया, आप एग्जाम में पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में फेल हो गए, तो उस टाइम पे क्या करोगे, जब एग्जाम में फेल हो गए, ऐसे बोलो, अरे यार मेरे तो सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया नहीं है, टॉपिक में लिखूंगा तो लिखूं कहाँ से, लेकिन सब्जेक्ट टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन आपको बचना है, आपको एंजाइटी से बचना है, आपको स्ट्रेस से बचना है, तो उस टाइम पे आप झूठ बोल दोगे, रेशनलाइज कर दोगे चीजों को कि नहीं मेरे क्लास टीचर ने तो मेरे को नहीं पढ़ाया ऐसा कुछ, ठीक ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें वो होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहने का मतलब ये है कि चीजों को सबली करना, सब्लिमेट करना चीजों को। जैसे मान लो कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है भाई, ठीक है, मेरे को मन करता है सबको पंच मारते चलूंगा, कोई कुछ बोले तो मन करता है मुक्का मार के मुंह फोड़ दूं, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो, या तो मैं मुक्केबाज बन सकता हूँ, मैं एथलीट में जा सकता हूँ, मुक्केबाज में जा सकता हूँ, ठीक है। तो अपने गुस्से को एक अलग वे में प्रतीत करना, एक अलग वे में प्रेजेंट करना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ये होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर करें, वहां पे क्वेश्चन मैंने दिया था, व्हाट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, देखो भाई, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहने का मतलब ये है कि उसके कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर करना, उसके मेंटल हेल्थ, उसके कॉग्निटिव एबिलिटी, उसके इमोशन को, उसके बिहेवियर को क्या करना है बेटा, उसको क्या करना, इवेलुएट करना, उसको पहचानना, उसको जानना, उसका माप करना। ए सिस्टेमिक इवेलुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल, उसका मेंटल हेल्थ हो गया, उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गया, उसका इमोशन हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, किसके द्वारा, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, क्या होता है, एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन होता है, जो आप उसमें पता लगा सकते हो किसी इंडिविजुअल का कि उसके
उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी है, उसकी इमोशंस कैसे हैं, उसकी बिहेवियरल कैसे हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा? टूल्स के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, बस यही होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। अगर फोर्थ की बी की बात करें, उसमें क्या था, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। देखो भाई, प्रिंसिपल्स कौन कौन से सिद्धांत होते हैं अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, तो उसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इथिकल कंसीडरेशंस। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि एक ऐसा, देखो ये सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट काम करता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करता है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि अगर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो चीजों को स्टैंडर्ड वे में लेना, एक अच्छे वे में लेना, ये नहीं कि गलती इधर उधर से जहां मनता, एक एक ओरिजिनल वे में वहाँ चीजों को करना, ठीक है। रिलेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, तो अगर आपको चीजों को सही वे में मेजर करना, उसके मेंटल हेल्थ को, कॉग्निटिव एबिलिटीज को, इमोशन को एक सही वे में मेंटेन करना, ताकि वो चीजें 1000 बार भी अगर चेक हुए ना, तो वो उतना ही है जितना आपने किया है उसका असेसमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है। उसके बाद जो वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी कहने का मतलब ये है कि देखो, डिप्रेशन स्केल से डिप्रेशन मेजर होता है, ना कि एंजाइटी मेजर होता है। तो आपको वैलिडिटी चीजें करनी है, वहां पे अच्छी चीजें करनी है, नहीं कि डिप्रेशन स्केल से आप एंजाइटी को माप रहे हैं। नहीं, एंजाइटी स्केल अलग होता है, डिप्रेशन स्केल अलग होता है। तो चीजों को सही वे में करना। ऑब्जेक्टिविटी भी एक सिद्धांत होता है। इसमें क्या होता है कि द टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल डाटा। देखो, ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, इस चीज में क्या होता है कि जो आप भी टेस्ट कर रहे हो, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हो वहां पे, वो ऐसा नहीं हो कि मतलब ओपिनियन आप लो, मतलब आप सब्जेक्ट से ओपिनियन नहीं ले सकते हो। वहां पे क्या करोगे, आप फैक्चुअल डाटा को रख के वहां पे चीजों को क्लियर करोगे, ठीक है। तो अगर किसी का साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हो, तो आप पूछ सकते हो कि भाई जो सूरज होता है वो किधर से वो सनराइज होता है, जो अपना सन होता है वो सनराइज किधर से होता है, ये पूछ सकते हो। ये नहीं पूछ सकते कि कल रात खाने में क्या खाया था, नहीं। तो भाई ऑब्जेक्टिविटी भी एक चीज होता है, ठीक है। उसके बाद इथिकल कंसिडरेशंस होता है, ये पांचवा प्रिंसिपल होता है आपका, इथिकल कंसिडरेशंस। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स मस्ट बी कंडक्टेड इथिकली, रिस्पेक्टिंग कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्म्ड consent and cultural sensitivity. The results should not harm the individual being assessed, ठीक है। तो इथिकल कंसिडरेशंस को आपको रख के चीजों को परखना है, चीजों को करना है, ताकि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका इंडिविजुअल है, जिसको आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको ठेस ना पहुंच जाए, ठीक है। तो उसको पेन ना हो जाए, मतलब किसी बात का आपको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल है, ये 5 सिद्धांत है जिसपे साइकोलॉजिकल का असेसमेंट जो होता है, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये 5 ही होते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट जो फोर्थ का सी है, राइट डाउन द रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। भैया साइकोलॉजिकल असेसमेंट में नर्स का क्या क्या रोल है वो बताओ, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। आप क्या करोगे, किसी भी इंडिविजुअल का जब साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हो, तो वहां पे ऑब्जर्व करोगे उसके बिहेवियर को, ठीक है। एसेस द पेशेंट अपीयरेंस, स्पीच, मूड एंड बिहेवियर एंड डिफाइन साइंस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन और विथड्रॉवल, ठीक है। तो वहां पे क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे उसके बिहेवियर को, उसके माइंडसेट को, उसके लैंग्वेज को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। वहां पे स्पीच को ऑब्जर्व करोगे। फिर आपका जो सेकंड जो है वो क्या करोगे, आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, पर्सनल गैदर करोगे, उसके मेडिकल गैदर करोगे, उसके फैमिली हिस्ट्री को गैदर करोगे रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई यानी हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस एब्यूज और पास्ट साइकोलॉजिकल कंडीशंस। ऐसे चीजों को आप वहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग लोगे, जो पास्ट में कोई चीज उसको एब्यूज तो नहीं किया है ना, ठीक है। ये चीजें हिस्ट्री में लोगे। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएससी करोगे, ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिन करोगे। एसेस ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मेमोरी, अटेंशन एंड जजमेंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहां पे ओरिएंटेशन करोगे, उसके मतलब टाइम है, प्लेस है, पर्सन है, मेमोरी, अटेंशन है, जजमेंट की अभी वो इंडिविजुअल कहाँ है, क्या टाइम हो रहा है उससे पूछोगे, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे इवेलुएट करोगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि उसका परसेप्शन कैसा है, उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ क्या वो होता है, कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। आप एक कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप वहां पे बनाओगे, इस्टेब्लिश रैपॉर्ट एंड गेन द पेशेंट ट्रस्ट फॉर एक्यूरेट असेसमेंट। आप वहां पे एक्यूरेट असेसमेंट करने के लिए क्या करोगे, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करोगे, ठीक है। ताकि जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब ये है कि उस चीज से आपको फायदा मिले, आपको चीज से उस चीज को आप डाटा कलेक्ट कर सको, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो मॉनिटरिंग इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। वहां पे आपको उसके जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है।
इसमें जो सिक्स्थ है वो असेसिंग कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म को असेस करोगे कि इंडिविजुअल कितने जल्दी किसी चीज को कॉपिंग कर ले रहा है, कॉप कर ले रहा है, किसी चीज से कॉप हो जा रहा है। कोलैब देखो, कॉपिंग कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको कोई टेंशन दे दोगे तो वो दिन रात उसी बारे में सोचते रह जाएगा। लेकिन जिसका कॉपिंग मैकेनिज्म अच्छा होता है, एक सेकंड उस एक कान में उसके बात बोलोगे, दूसरे कान से निकाल के फेंक देगा, वो अपनी लाइफ में मग्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कॉपिंग मैकेनिज्म, कितनी जल्दी वो फास्ट चीजों से कॉप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम। अपने हेल्थ केयर टीम से कोलैबोरेट करोगे, वर्क विद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आप अपने हेल्थ केयर टीम से कोलैब करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करोगे। एज ए नर्स आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग भी करना है। तो ये कुछ 8 जो स्टेप्स हैं आपको रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपको परफॉर्म करने हैं। जो आपका फोर्थ का ए है, जो मैंने और में क्वेश्चन करके लिखे थे, डिफाइन परसेप्शन। ठीक है, मैंने क्या दिया था, परसेप्शन को डिफाइन करो ये बताया था। ठीक है, तो परसेप्शन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, एक और डिफिनेशन है, इट इन्वॉल्व सेंसरी इनपुट सच एज sight, sound, touch and cognitive processing to give meaning to experiences। देखो, परसेप्शन ओवरऑल होता क्या है कि किसी भी चीज को परसीव करना है यार, किसी भी चीज को परसीव करना। अगर परसीव कहने के मतलब आप अपने कान से सुन के चीजों को परसीव कर सकते हो, अपने आंख से देख के चीजों को परसीव कर सकते हो, अपने टच से चीजों को परसीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। बस यही होता है अपना, चीजों को परसीव करना, रिकॉग्नाइज करना। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिसमें आप समझ रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने कैसे अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन, अपने सेंसरी सिस्टम्स के द्वारा, अपने जैसे हियरिंग के द्वारा, विजन के द्वारा, टचिंग के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं, आप चीजों को समझ रहे हो, यही होता है परसेप्शन, और कुछ नहीं होता है भाई। यही बात करें अगर फोर्थ की, बी की, उसमें क्या था, उसमें हमने पूछा था आपसे कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं परसेप्शंस के, होता है फिगर ग्राउंड परसेप्शन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, सेलेक्टिव परसेप्शन। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लेक्चर को लेता हूँ। ठीक है, फिगर ग्राउंड परसेप्शन क्या होता है, जब देखो, जब भी आप कभी किसी चीज को परसीव कर रहे हो, आप हमने पहले व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, आप क्लास चल रहा है, व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो, तो अगर मैंने लिखा वहां पे अमन, वहां पे अमन लिखा, ठीक है, तो अमन जो लिखा वो व्हाइट बोर्ड है और ब्लैक मार्कर से मैंने अमन लिख दिया। तो बेटा जब मैंने अमन लिखा तो आप क्या देखोगे, आप पीछे के बैकग्राउंड देखोगे, क्योंकि वहां पे सबसे पहले जो भी चीज आप परसीव करते हो ना अपने विजन से, तो आपके पहले पीछे का बैकग्राउंड देखते हो। द ब्रेन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड व्हाइट है, अमन जो आपने लिखा वो ब्लैक से लिखा। ठीक है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप पहले परसीव करोगे उसके ऑर्गेनाइजेशन को, कि भाई उसकी सिमिलरिटी तो नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैंने 2 सर्कल बना दिए, एक सर्कल 2 सर्कल, जब मैंने 2 सर्कल बना दिए तो आप देखोगे कि भाई कहीं सेम साइज के तो नहीं है ना। उसके बाद परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी देखोगे आप, सर्कल मैंने 2 सर्कल जो बनाया उसके साइज देखोगे। उसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन देखोगे, इंडिविजुअल फोकस ऑन सर्टेन स्टिमुलाई वेयर इग्नोरिंग अदर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, यही होता है कुछ सिलेक्टिव परसेप्शन में। अगर यही नेक्स्ट की बात करें, आपकी फैक्टर जो होती है, क्या क्या परसेप्शन को अफेक्ट करती है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कल्चर एंड सोशल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स चीज होती है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई भारी चीज नहीं होता है। कि फिजिकल फैक्टर में क्या होता है, फटीक होता है, इन्फ्लुएंस परसेप्शन। आप फिजिकल फैक्टर, अब भाई कोई थका हुआ है, उस टाइम पे किसी चीज को परसीव करने के लिए तो अच्छे से परसीव नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसका दिमाग, उसका माइंड हिला हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हिले हुए हैं, आप उस टाइम पे बोल रहे हो तो उस चीजों को अच्छे से नहीं कर पाएगा। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर है, उसका बैकग्राउंड, उसका अनब्रिंग, उसका सोशल नॉर्म्स जो इम्पैक्ट है वो अच्छा है कि नहीं है। अच्छा नहीं है, आप कर रहे हो कि चलो भाई ये परसीव करो, तो भाई कैसे करेगा, नहीं करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर, अच्छी से लाइटनिंग होनी चाहिए, साउंड होना चाहिए, फिजिकल सराउंडिंग होना चाहिए, इफेक्ट हाउ स्टिमुलाई या परसीव, तब तो मजा आएगा ना भाई, समझ रहे हो। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो फैक्टर जो होती हैं इफेक्ट करती हैं हमारे परसेप्शन को। ठीक है, जो मेरा 5 क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था, डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की डिफिनीशन बतानी है वहां पे। तो गाइडेंस रेफर्स टू, एक सेकंड बेटा,
Guidance refers to providing advice, direction, or assistance to individual, helping them make informed decision in academic, career, personal और social aspects of life. ठीक है, गाइडेंस क्या होता है? देखो, गाइडेंस क्या होता है? एक एडवाइस होता है, एक एडवाइस होता है कि आपको डायरेक्शन मिल जाता है, एक आपको असिस्टेंस मिल जाता है, कोई इंडिविजुअल आपको हेल्प करता है कि आपकी जो डिसीजन है, जो एकेडमिक डिसीजन आपके कैरियर से रिलेटेड है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपके सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें आपके डिसीजन को लेने में, आपके पथ को चूज करने में, ये सारे करने में एक कोई इंडिविजुअल है वो आपका हेल्प करे। तो गाइडेंस ओवरऑल यही होता है कि प्रोवाइडिंग एडवाइस, डायरेक्शन और असिस्टेंस टू इंडिविजुअल, हेल्पिंग देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन एकेडमिक, कैरियर, पर्सनल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यही होता है अपना गाइडेंस, कि कोई भी इंडिविजुअल होता है आपको गाइड कर देगा आपके कैरियर को लेकर के, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, आपके सोशल एस्पेक्ट को लेकर के, आपके एक अच्छा डायरेक्शन बता सकता है। ठीक है, यही अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग देखो ये जो होता है लोकल प्रोसेस होता है गाइडेंस। ठीक है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर देता, कोई भी कर देगा, आप भी कर दोगे अपने जूनियर को, कोई भी कहीं से भी कर देगा गाइडेंस। लेकिन काउंसलिंग जो होता है बेटा, काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल प्रोसेस। ये क्या होता है? प्रोफेशनल प्रोसेस होता है, जिसमें जो होता है एक ट्रेंड काउंसलर होता है। ऐसा नहीं कि भाई गाइडेंस ने तो कोई भी किसी को कब भी दे सकता है गाइडेंस। ठीक है, लेकिन जो कोई भी इंडिविजुअल कैसा भी होता है असिस्ट कर देगा। लेकिन काउंसलिंग क्या होता है? इसमें प्रोफेशनल प्रोसेस होता है, इसमें एक ट्रेंड पर्सन होता है, एक ट्रेंड इंडिविजुअल होता है, एक उसके पास एक्सपीरियंस वाला इंडिविजुअल होता है। वो क्या करता है? हेल्प करता है इंडिविजुअल को, ताकि वो एक्सप्लोर करे एंड रिसोल्व करे इमोशनल को, इमोशनल जो रिसोल्व, इमोशनल चीजें जो फंसी हैं, साइकोलॉजिकल चीजें जो उसके माइंड में चल रही हैं, बिहेवियरल चेंजेज में उसके क्या दिक्कत आ रही है, थ्रू स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशंस एंड थेराप्यूटिक टेक्निक्स। तो भाई बहुत डिफरेंस होता है। देखो देखो यहाँ पे जो होता है भाई, गाइडेंस तो कोई भी कहीं से भी किसको भी दे सकता है। जो गाइडेंस होता है, जो गाइडेंस होता है, वो इंडिविजुअल कहीं से कोई भी दे सकता है आपको। ठीक है, लेकिन जो काउंसलिंग होता है वो कहीं से कोई नहीं दे सकता है। काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल प्रोसेस। उसमें एक ट्रेंड काउंसलर की जरूरत पड़ती है, जिसके पास एक्सपीरियंस, जिसने उसको कोर्स किया है, काउंसलर का कोर्स किया है, उसके पास एक्सपीरियंसेस है, वो काउंसलिंग करेगा ना। ठीक है, उसके बाद जो गाइडेंस जो होता है, गाइडेंस कोई भी दे सकता है। भाई दोनों में चीजें बस यही होती है कि गाइड मतलब गाइड ही हो रहा है दोनों में, लेकिन गाइडेंस कोई भी गाइड कर देगा। काउंसलिंग जो होता है, एक्सपीरियंस इंडिविजुअली आपको काउंसलिंग करेगा। ठीक है, यही होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो था आपसे आपसे पूछा था, राइट इंपोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग। आपको काउंसलिंग का इंपोर्टेंस बताना है नर्सिंग में। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है, इसमें क्या हो सकता है बेटा? इसमें हो सकता है आपका इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। देखो, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है। भाई काउंसलिंग क्यों जरूरी है नर्सिंग में? क्या इंपॉर्टेंस है काउंसलिंग की नर्सिंग में? भाई इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। अगर एक अच्छा काउंसलर है तो भाई इंडिविजुअल को इमोशनल सपोर्ट कर सकता है। अगर हम लोग काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान भी जाए तो इंडिविजुअल कोई पेशेंट हम लोग इमोशनल उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड है वो इम्प्रूव्ड पेशेंट कम्युनिकेशन। हम लोग काउंसलिंग से पेशेंट का जो कम्युनिकेशन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट, और उसके मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं अपने काउंसलिंग के जो मैंने हम अब तक जो आपने पढ़ा है, उससे आप क्या कर सकते, उसके मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद इथिकल डिसीजन मेकिंग में आप उसके हेल्प कर सकते हो किसी इंडिविजुअल के। उसके बाद वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको क्या होगा कि आपको काउंसलिंग कैसे हेल्प करेगा नर्सिंग में, कि वर्क प्लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने में, आप जहाँ पे काम कर रहे हो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, तो स्ट्रेस को मैनेज करने में आपको काउंसलिंग हेल्प करेगा। होलिस्टिक पेशेंट केयर, एक अच्छा पेशेंट केयर करने में आपको काउंसलिंग हेल्प करेगा। पेशेंट इंपावरमेंट में आपको हेल्प करेगा, कौन करेगा? काउंसलिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन में आपको क्या करेगा? काउंसलिंग हेल्प करेगा। तो ये कुछ सारी चीजें होती हैं, आपको जानना होता है। ठीक है, कि क्या होती है इंपॉर्टेंस काउंसलिंग की नर्सिंग में। तो भाई 8 पॉइंट है, आपको चिपका के आ जाना वहां से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है, उसमें हमने दिया था डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो देखो भाई, मेंटल हेल्थ जो होता है रेफर्स टू ए स्टेट, mental health refers to a state of well-being in which an individual can cope with stress, function productively, maintain relationship, adapt to change। ठीक है, देखो मेंटल हेल्थ ये होता है कि स्ट्रेस से वो कोप अप कर ले,
फंक्शनल प्रोडक्टिवली हो, उसके बाद मेंटेन रिलेशनशिप्स उसके अच्छा हो, उसके बाद अडेप्ट टू चेंज, मतलब जब चाहे तब वो माहौल को चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो मेंटल हाइजीन क्या होता है, मेंटल हाइजीन refers to practices and strategies aimed to at maintaining and improving mental health, including emotional regulation, healthy lifestyle, stress management, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। तो इमोशनल रेगुलेशन होता है किसी इंडिविजुअल का कि भाई मैनेज कैसे कर रहा है अपने इमोशन को थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ मेंटल हाइजीन में ये कुछ क्या बोल सकते हैं, ये कुछ ये कुछ स्टेप हैं, जैसे इमोशनल रेगुलेशन हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल हाइजीन। लेकिन मेंटल हेल्थ का बोलेंगे जो स्ट्रेस से कोप अप करे, फंक्शन प्रोडक्टिवली करे, मतलब वर्क इफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, मेंटेन रिलेशनशिप, एडप्ट टू चेंज, ठीक है। मेंटल हेल्थ वो होता है बाबू, मेंटल हेल्थ वो होता है कि जो इंडिविजुअल को अभी है, उसका मेंटल हेल्थ क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका उसका रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीज़ तो मेंटल हेल्थ, वो मेंटल हेल्थ में पता चल जाता है। लेकिन जो मेंटल हाइजीन होता है, मेंटल हाइजीन ये होता है, मेंटल हाइजीन आपको कब करना पड़ता है, जब पूरा फ्रस्ट्रेट हो ना, तो भाई मेंटल हाइजीन करो यार, थोड़ा-सा मेंटेन करो अपने माइंड को, उसको हाइजीनिक करो, नेगेटिव चीज़ को बाहर निकालो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, स्ट्रेस मैनेज करो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जियो और अच्छे से खान-पान लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंटल हेल्थ एक इंडिविजुअल को होता है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हाइजीन उसके जस्ट ऑपोजिट समझ लो, ये होता है कि भाई मेंटल हाइजीन में कौन-कौन सी चीज़ें हम लोग करते हैं ताकि जो किसी का माइंड है वो कूल रहे, अच्छे से काम करे, अपना प्रोग्रेशन दिखाए। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है? अगर यही बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था? आपका व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ? मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था कि कौन से वार्निंग साइंस है जो आपके पुअर मेंटल हेल्थ के होते हैं? कौन-कौन से वार्निंग मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि कौन-कौन से वार्निंग साइंस हैं जो आपके पुअर मेंटल हेल्थ को बताते हैं कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आपका माइंड अभी आप अब अच्छे से एबल नहीं, आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, ठीक है? कौन-कौन से वार्निंग साइन है, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट होता है परसिस्टेंट सैडनेस और मूड चेंजेस। देखो बेटा, अगर प्रोलॉन्ग्ड फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, अगर किसी इंडिविजुअल का क्या-क्या साइन है मैं बता दूं, अगर किसी इंडिविजुअल को आप देख रहे हो कि वो बहुत लंबे समय तक उसके पास उदासी ही है, होपलेसनेस है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको, या फिर बहुत देर से उदासी बैठा है, होपलेसनेस है, अकेलापन उसको महसूस हो रहा है बहुत देर से, मतलब भाई 6-7 घंटे से 8 घंटे पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये वार्निंग साइन है किसका? एक पुअर मेंटल हेल्थ का, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड है विथड्रॉवल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़। अपने आप को अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर सोशल एक्टिविटीज़ से निकाल रहा है, अगर कल का कोई लौंडा है भाई, अगर वो अच्छे से सोसाइटी में रहता था, आज क्या हो गया पता नहीं, पागल-वागल हो गया क्या, अकेले रहता है, ठीक है? तो अवॉइडिंग फैमिली, फ्रेंड्स एंड प्रीवियसली एन्जॉयड एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सोशल आइसोलेशन। तो ये कहीं न कहीं एक आपका आइडेंटिफिकेशन है, एक लिंक है कि आपको पता चल जाता है कि जो पुअर मेंटल हेल्थ उसका अभी है, वार्निंग साइन, ठीक है? उसके बाद चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, अगर किसी इंडिविजुअल का स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, उसके सोने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, इंसोम्निया है, मतलब वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है, इंटरप्टेड उसकी स्लीपिंग हो गई है, एक्सेसिव स्लीपिंग है, या फिर डिसरप्टेड स्लीप साइकिल्स है, ठीक है? सो रहा है तो ज़्यादा सो रहा है, नहीं सो रहा है तो सो ही नहीं रहा है भाई, डिसरप्टेड स्लीप हो गया है, तो एक वार्निंग साइन है बेटा किसका? पुअर मेंटल हेल्थ का। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन, अगर किसी इंडिविजुअल को डिफिकल्टी हो रहा है किसी चीज पे कंसंट्रेट होने में, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ये समझ लो कि उसका वहां पे क्या है, वहां पे क्या है बेटा, वहां पे एक पुअर मेंटल हेल्थ का साइन है। क्या है? कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है? स्ट्रगलिंग विद फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग इन डेली टास्क, ठीक है? इसके बाद अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, मतलब फ्रीक्वेंट अनएक्सप्लेन्ड,
मतलब इतना अपने आप को उसके फिजिकल सिम्टम्स को बताना। भाई ऐसे-ऐसे लोग होते हैं ना पुअर मेंटल हेल्थ वाले, बोलते हैं भाई मेरा हाथ दुख रहा है, कल रात से दुख रहा है, मेरे को एकेज़ है, मेरे को एक्स हो रहा है, बॉडी एक हो रही है, बॉडी एक हो रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, क्रोनिक फटीग है मेरे को, हेडेक है, मेरा सर दुख रहा है कल रात से। तो भाई इतना आपको चूतिया बनाएँगे ना, इतना आपको सारी चीज़ें गंदा बोलेंगे कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ठीक है? तो ये वार्निंग साइन है। अभी भाई आपको हेडेक हो रहा है, अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होने लगा, खाना बोलेगा नहीं पच रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स करते हैं, फिजिकल सिम्पटम्स आपको झूठ-मूठ के एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो ये वार्निंग साइन है। इंक्रीज्ड रिस्की और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अगर किसी इंडिविजुअल को अब क्या पता चलता है कि उसका जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। मतलब देखो एंगेजिंग इन सब्सटेंस अब्यूज, सेल्फ हार्म, रेकलेस एक्शंस एंड सुसाइडल थॉट। अगर किसी इंडिविजुअल को सुसाइडल थॉट आ रहा है, अपने आप को हानि पहुँचाना चाह रहा है, अपने आप को मारना चाह रहा है और उसके बाद दारू वगैरह, ड्रग्स वगैरह सब कुछ वो ले रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन होता है कहीं न कहीं एक इंडिविजुअल का कि वो उसका जो पुअर मेंटल हेल्थ है, एक इंडिकेशन है, ठीक है? अगर नेक्स्ट तो देखो भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, ठीक है? तो आप भी थोड़ा काम कर लो। जो मैंने कुछ क्वेश्चन्स और बना के रख दिए हैं आपके लिए, आप इसको पढ़ ही लेना, ठीक है? मैंने इसके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजी क्या होता है वो पढ़ लेना बेटा 5 मार्क्स में। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड पढ़ लेना, साइकोलॉजी ऑफ ओल्ड एज क्लाइंट पढ़ लेना, कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ लेना, मोटिवेशन पढ़ लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन पढ़ लेना। मैंने अभी मेंटली इल पर्सन का बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स। थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ लेना। एक्चुअली मैं थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़ा भी दिया हूँ उसमें, ठीक है? वो स्पियर्समैन थियरी वाला, तो वो आप देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन पढ़ लेना, बॉडी मैन रिलेशनशिप पढ़ लेना, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ पढ़ लेना, ठीक है? तो ये कुछ 4 ही 10 क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़े से इसको प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं और हाँ, इसके एक्स्ट्रा अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मैं अपना नाम बदल दूँगा, ठीक है? तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ो, इतना काफ़ी है, इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है? और बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है और एक-एक चीज़ का मैं आपको वीडियो बना दिया हूँ। देखो, फंडामेंटल का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? फंडामेंटल काफ़ी ईज़ी है, आप लोग भी वहाँ पे कर सकते हो, मैंने वीवीआई क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है? अगर बात रहा उसका न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का, तो वो भी मैंने क्वेश्चंस वीवीआई भी दे दिए हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पूरा सेशन, पूरा सीरीज़ मैंने बना दिया सॉल्यूशन के साथ में और रहा बात साइकोलॉजी का, तो ये आपको वीडियो अभी मिल ही जाएगा, ठीक है? तो साइकोलॉजी का भी मैंने बना दिया है। अब एक मेरा बाकी है, वो क्या है, मेरा माइक्रोबायोलॉजी का भी सेशन लाना बाकी है, ठीक है? तो अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी का एक सेशन, एक वेल डिटेल्ड सेशन चाहिए, तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? आप वहाँ पे लिख सकते हो कि सर मेरे को ये चीज़ें चाहिए, ठीक है? तब तो मैं लाऊँगा। आप अगर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे यार, अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे मेरे वीडियो में, तो मैं कैसे बनाऊँगा वीडियो, ठीक है? आपके लिए मैं दिन-रात एक करके एक-एक चीज़ को पीपीटी बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, आंसर्स लाता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, तब जाके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो एक-एक चीज़ को मैं तोड़-तोड़ के सिंपल वे में आपके सामने रख रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेहनत लगता है बाबू। तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एमपीएमएससी को जो अभी स्टूडेंट है उनको शेयर करो, जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जो अटेंड करने वाले हैं, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करो और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर जब कभी आप आंसर्स लिख रहे हो ना, तो आप साइड में हेडिंग मत डालो, आप बीच में हेडिंग डालो। फर्स्ट का सी का आंसर है, उसके नीचे अपना लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? तो ये कुछ ट्रिक है मैंने बताया जो मेरे को जितना पता था और हाँ, भाई इतना अगर अगर आप लगा ले रहे हो, इतने क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले जा रहे हो, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप होने से, कोई कहीं से भी हो, कुछ भी हो भाई। आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की, आप ज़रूर लेके आओगे नंबर, ठीक है? एंड थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे और बाय। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो।